बच्चों हमारी पॉलिटिकल साइंस चल रही है, इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, 4th चैप्टर। न्यू चैप्टर इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बच्चों आज हम नया चैप्टर 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4th चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसके अंदर बेटा आज हम जेंडर के बारे में, रिलीजन के बारे में और कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोग ये सारी चीज़ें 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास से जैसे SST स्टार्ट होती है 4th 5th से 6th से, तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर सब टोटली वही सारी चीज़ें हैं। बस आपको इसको आपकी क्लास इस लेवल के अंदर आकर क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रॉड दिया गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देकर इसको थोड़ा बड़ा किया गया। अदरवाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी चैप्टर है बेटा, और ये आप लोग कई साल से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए जेंडर में क्या है, वो मेल और फीमेल के बारे में बताया गया है कि हमारे समाज के अंदर, हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान देश है। भारत क्या है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर हर चीज़ के अंदर क्या है, जेंट्स को अहमियत दी जाती है और लेडीज़ की बातों को अहमियत नहीं दी जाती है। उसी प्रकार से जो रिलीजन है, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे धर्म को, बहुत सारे रिलीजन्स को अपनाया गया है। और जो कास्ट है, कास्ट क्या है, हमारे भारत के अंदर, हमारा भारत क्या है, बहुत सारी कास्ट के अंदर डिवाइड है। पुराने समय के अंदर, प्राचीन एंशिएंट पीरियड के अंदर जो भारत था वो मुख्यतः 4 कास्ट के अंदर बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे कास्ट लैडर कहा गया था। और इसके अंदर कास्ट लैडर के अंदर जो ब्राह्मण थे वो सबसे, ब्राह्मण जो जाति के थे वो सबसे फर्स्ट, सबसे अपर लैडर पे आते थे, और क्षुद्र जाति के जो हैं वो सबसे लोअर लैडर पर आते थे। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम पिछले 3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज इसके अंदर कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया गया। तो मैं आपको अगर आप देखिए एक एक वर्ड की करते हैं तो उससे क्या है, आपको ही बहुत मतलब लेंथी लगता है ये चैप्टर। बट मैं आपको इसको क्या है, पूरे पैराग्राफ को आपको इजी वे के अंदर समझाऊंगी, ताकि आपको वो ईजीली आराम से समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा लेंथी में ना लगे। तो देखिए बेटा, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग से हम चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, जो जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जो जेंडर है वो उसका पॉलिटिक्स के अंदर उसका क्या रोल है। तो देखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन। ये देखिए पुराने समय से ही क्या है, ये चला आ रहा है कि जो लेडीज़ होती हैं, वीमेंस होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिर्फ घर के कार्य को संभालना। तो ये प्राइवेट और पब्लिक जो डिवीज़न है, मतलब इसको निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कैसे इसे डिवाइड किया गया है। तो दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्शुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़। मोस्टली जो परिवार होते हैं, सभी परिवारों के अंदर क्या है, जो ये श्रम है, यानी कि जो मेहनत है, इसके अंदर क्या है, लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। यानी कि लैंगिक विभाजन से मतलब क्या है यहाँ पर, कि बॉयज़ को क्या है, शुरू से ही ये मान कर रखा जाता है घर के अंदर, पेरेंट्स की साइड से भी, कि भाई ये लड़का है, लड़का क्या घर का काम करेगा। लेकिन जो लड़कियाँ हैं उनके ऊपर क्या है, पूरे घर की जिम्मेवारी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो काम लड़कियाँ करती हैं वो सारा कार्य लड़के भी कर सकते हैं। कि जैसा वो इसमें एग्जांपल यही दिया गया है कि अगर बॉयज़ को उन्हीं कार्यों के लिए क्या है, पेड किया जाता है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं, तो क्या है, बॉयज़ उन्हीं काम को बहुत खुशी खुशी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर, और इसके अलावा जो टेलर्स होते हैं, कुकिंग का कार्य जो करने वाले होते हैं, वो मतलब ये सारे क्या है, मोस्टली आप जब मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या है, ये सभी जेंट्स ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस केस के अंदर क्या है, वो एज अ जॉब कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पैसा मिल रहा है, तो वो इस कार्य को खुशी खुशी कर रहे हैं। अब टेलर के अंदर भी क्या है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जो सिलाई कढ़ाई का कार्य है वो किसका होता है, लड़कियों का होता है। लेकिन जो मार्केट के अंदर जो टेलर्स होते हैं वो मोस्टली जेंट्स होते हैं। उसी प्रकार से किचन के जो काम है वो सारे घर में लड़कियों को करने होते हैं। बट जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उसके अंदर क्या है, उनके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी जेंट्स होते हैं। तो वो भी क्या है, किचन का ही सारा कार्य संभाल रहे हैं। तो जब जिस कंडीशन के अंदर जब उन्हें पैसा मिलता है, तो एज अ जॉब जब करते हैं तो वो उस कार्य को खुशी खुशी करते हैं। लेकिन घर के अंदर जब उनसे वही कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो उनके पास यही जवाब होता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है।
तो ये एक घर की कहानी नहीं है बेटा, ये हर घर की कहानी है। शुरू से ही क्या है, हमारे समाज के अंदर लड़कियों को ये कहकर दबा दिया जाता है कि तुम्हें, जैसे लड़कियों की अगर पढ़ने की इच्छा होती है तो उन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है, तुम्हें तो आगे शादी करके अगले घर में जाना है और वहाँ जाकर चूल्हा चौका जलाना है। तो इस प्रकार से लड़कियों की इच्छाओं को शुरू से ही दबाते चले आए हैं, और वही जो है वही सब कुछ क्या है, आज भी कायम है, आज भी इसी तरीके से हो रहा है। हालांकि आज काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। आज क्या है, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाने लगा है, लेकिन अगर सारा ओवरऑल अगर डाटा देखते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो आज भी, लड़कियों की जो जाति है, लड़कियां हैं, उनको आज भी क्या है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आज भी क्या है, लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। वो घर के अंदर ही रहती हैं, घर का काम करती हैं, अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख करती हैं, और जो लड़के हैं वो क्या है, अच्छे स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनकी जो क्या है ज़िंदगी है वो चार दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह गई है। और शुरू से ही क्या है, लड़कियों को यही चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तुम्हें आस पड़ोस के अंदर कहीं आना जाना नहीं है, जो भी काम करेंगे वो भाई करेंगे या लड़का ही करेगा। तो लड़कियों क्या शुरू से इस तरीके से कहकर घर के अंदर ही रखा जाता है कि तुम्हें घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना घर के कार्य को करना है, घर के कार्य को संभालना है। तो इस प्रकार से जो लड़कियां हैं उन्हें क्या है, इससे एजुकेशन से वंचित रखा जाता है। लेकिन जो देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनसे क्या उन्हें वंचित रखा जाता है। बट मोर एडिशियल वीमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वेलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। लेकिन ऐसे लोग जो लड़के को लड़कियों को एक समान समझते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। मतलब जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने इसके लिए क्या है, कई बार आवाज़ भी उठाई, उन्होंने आंदोलन भी किए, और उन्होंने परिवार के अंदर अपनी बराबरी की, इक्वेलिटी की उन्होंने डिमांड की। तो इन लेडीज़ की तरफ से जो ये मूवमेंट्स उठाए गए उन्हें क्या फेमिनिस्ट मूवमेंट का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे समाज के अंदर क्या है, शुरू से ही यही लोगों के मन में भ्रम है कि जो लड़कियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती हैं। बट अगर इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम देखें तो आज के टाइम के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जितनी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स हैं, मोस्टली क्या है वो आपको लेडीज़ ही मिलेंगी। और आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। आज हर जगह के अंदर क्या है, हर स्थान के ऊपर लेडीज़ कहीं ना कहीं जेंट्स से आगे हैं। लेकिन फिर भी बेटा कहीं ना कहीं क्या है, हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद काफ़ी सुधार तो हुआ है लेडीज़ की स्थिति के अंदर, कंडीशन के अंदर। लेकिन आज भी क्या है, जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या है, आज भी जेंट्स से पीछे मानी जाती हैं, पुरुषों से पीछे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, हमारे भारत के अंदर क्या है, हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है, और इसके अंदर क्या है, लड़कियों को ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है। हमारा जो भारत है वो कैसा है, पैट्रोनिक सोसाइटी है। पैट्रोनिक सोसाइटी क्या होती है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, पितृ प्रधान मतलब जहाँ पर क्या है, फादर को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और लेकिन मदर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। मतलब लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती है, वहाँ पर लड़कों को ही अहमियत दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी क्या है, जो लड़कियाँ हैं वो भी लड़कों के बराबर हैं, वो भी हर कार्य को करने के अंदर सक्षम हैं। और यही रीज़न है कि जो लिटरेसी रेट है हमारे भारत के अंदर, वो क्या है, आज भी लेडीज़ का लिटरेसी लेवल जो है वो कम है, और जेंट्स का लिटरेसी लेवल ज़्यादा है। तो रेट अमंग इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मैन, यानी कि जो बॉयज़ हैं, जेंट्स हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है वो 76% है, बट जो लेडीज़ हैं उनका ओनली 54% है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा बताया गया है। और आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, बट नो वंडर द
प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन अमंग दी हाईली पेड। अब देखिए इस पॉइंट के अंदर बेटा क्या बताया गया, ये मैं आपको समझाती हूँ। इस पॉइंट में बताया गया है कि आज भी क्या है, हालांकि वैसे आज काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, लेकिन आज भी जहाँ जिस तरीके की जो सैलरी है, मतलब जो जिस लेवल के ऊपर लेडीज़ कार्य कर रही है उसे उस लेवल का क्या है मेहनताना नहीं दिया जाता, या तो यानी कि उसे पेड नहीं किया जाता, उसे पैसे या सैलरी नहीं मिलती है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों एक ही लेवल के ऊपर, एक ही पोस्ट के ऊपर कार्य करते हैं, सेम टाइम के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जेंट्स को उसके लिए क्या है पूरा पैसा दिया जाता है, पूरी सैलरी दी जाती है, लेकिन लेडीज़ को उसके काम के लिए पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। इससे रिलेटेड क्या है बहुत सारे कानून भी बने हैं, लेकिन फिर भी क्या है हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली यही होता है कि हमारे जो इंडियन वुमेन्स हैं वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे की। हालांकि जो इंडियन वुमेन्स है वो क्या है आदमियों से ज़्यादा वर्क करती हैं, लेकिन फिर भी क्या है उन्हें पूरा पैसा पूरा पेड उन्हें नहीं किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। और इस पॉइंट के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, इससे पहले एक पॉइंट और है, वो उस पॉइंट को क्लियर कीजिए। देखिए एक पॉइंट ये रह गया है, द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। इस पॉइंट के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है कि इसके लिए 1976 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट के अंदर क्या बताया गया था, समान मेहनताना समान मजदूरी समान मेहनताना देना। तो मतलब इसका क्या कहने का क्या अभिप्राय है कि जितना काम लेडीज़ से या जेंट्स से लिया जा रहा है उसे उससे काम के अकॉर्डिंग उसे पैसा दिया जाए, ये एक कानून बनाया गया था। चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर किसी भी तरीके का कार्य, उस जितना कार्य वो कर रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसे समान इक्वल उसे क्या है इक्वल वेजेस प्रोवाइड करवाए जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए क्या बताया गया है, भारत के अंदर आज भी जो सेक्स रेशियो है, मतलब जो लड़के और लड़कियों की जो रेशियो है वो आज क्या है बहुत उसकी स्थिति ख़राब है। आज भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर क्या है सभी क्या है हर जगह क्या है लड़कों को ही प्रेफर किया जाता है, और लड़कियों को क्या है जन्म लेने के बाद उसे मार दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, या जन्म लेने से पहले उसे ख़त्म कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है जो बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशियो है वो बिल्कुल डिसमिस हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। और इसकी वजह से ये 2011 के सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारे भारत का जो सेक्स रेशियो है वो 919 है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि जो लड़कियां हैं उनको क्या है जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद उनको मार दिया जाता है। इस वजह से क्या है लड़कियों की संख्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो लड़कियां हैं वो अपने घर के अंदर भी सेफ़ नहीं रहती हैं, उनके साथ घर के अंदर भी क्या है मार पिटाई की जाती है, उनके साथ उनका हरासमेंट किया जाता है, उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इस वजह से जो लड़कियां हैं कई बार अपने आप भी क्या सुसाइड वगैरह कर लेती हैं, और इससे भी लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बेटा जो हमारे इंडिया के अंदर जो लड़कियों की जो स्थिति है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो किस प्रकार का है। तो देखिए ऑल दिस इज़ वेल नोन, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम सभी इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो लेडीज़ की जहाँ पर लेडीज़ के हित की बात आती है या मतलब उनकी भलाई की बात आती है, वहाँ पर क्या उस बात को ऊपर ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, उसको ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब वही केस क्या है जेंट्स से रिलेटेड होता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है, अटेंशन ली जाती है, क्योंकि शुरू से ही क्या है लेडीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है हमारे समाज के अंदर। शुरू से ही आज़ाद होने से पहले भी क्या है हमारे भारत के अंदर देश के अंदर लेडीज़ों को पूरा दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें हर चीज़ के अंदर उनसे क्या है उन्हें वंचित रखा जाता था। लेकिन जो जेंट्स थे उन्हें क्या है हर एरिया के अंदर हर चीज़ के अंदर जेंट्स को आगे रखा जाता था। तो भारत के अंदर देखिए भारत से रिलेटेड क्या बताया गया है इसके अंदर, इन इंडिया द proportion of women in legislature has been very low।
हमारे भारत के अंदर जो विधानमंडल है उसके अंदर जो लेडीज़ों की जो प्रतिनिधियों का जो अनुपात है बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 14%, कि लोकसभा के अंदर जो लेडीज़ जो मेंबर्स हैं, मतलब वीमेन मेंबर्स हैं, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 14% ही है। ये 2019 के अकॉर्डिंग है। एंड देयर शेयर इन दी स्टेट असेंबलीज इज़ लेस देन 5%। और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर इसका जो रेशियो है वो क्या 5% से भी लेस है, यानी कि 5% से भी कम है। तो इस रेस्पेक्ट के अंदर इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। और अगर ये ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भारत का जो रेशियो है बॉटम में आता है, यानी कि सबसे नीचे आता है, काफ़ी नीचे आता है। कि यहाँ पर क्या है, लेडीज़ों को इसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। बट जो जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लेडीज़ को ही आगे बढ़ाया जाता है, लेडीज़ को ही आगे रखा जाता है। तो ये भारत के अकॉर्डिंग दिखाया गया है, जो भारत का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बताया गया है। आगे देखिए बेटा, अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पर क्या है, लेडीज़ को हर चीज़ के अंदर आगे रखा जाता है। On one way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in elected bodies। और इसके अंदर देखिए इस जो समस्या है, इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका क्या है कि जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उसके अंदर क्या है, लेडीज़ों के लिए कानूनी रूप से एक अलग से पोर्शन रखा जाए, अलग से उनके लिए एक एरिया फिक्स किया जाए। एंड दैट दिस इज व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और इसी चीज़ के लिए क्या भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर वीमेन। और पंचायत के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर यानी कि नगर पालिका के अंदर अब क्या है, लेडीज़ों के लिए भी सीट रिज़र्व, 1/3 जो सीट्स हैं वो लेडीज़ के लिए रिज़र्व की जाती हैं। एंड देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। और आज भारत के अंदर जो उसके रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, 10 लाख से भी ज़्यादा जो निर्वाचित महिलाएं हैं उनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। तो धीरे धीरे करके क्या है बेटा, चेंज आता जा रहा है, धीरे धीरे करके इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और उसी प्रकार से एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वीमेन। लोकसभा के अंदर भी क्या है, लेडीज़ों के लिए 1/3 यानी कि 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाती हैं। तो हर चीज़ के अंदर क्या है, लेडीज़ों को थोड़ी सी प्रेफर किया जाने लगा है। इसी प्रकार से जेंडर डिवीज़न इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जो लैंगिक विभाजन है वो उसके अंदर क्या बताया गया है कि कुछ खास किस्म के जो सामाजिक विभाजन हैं वो क्या है, राजनीति, उनको क्या है, राजनीति का रूप देने की ज़रूरत है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो राजनीति, जो वंचित समूह हैं उसको किस प्रकार से इसे लाभ प्राप्त होता है। तो ये लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे नियम, सारे कानून बनाए गए हैं ताकि जो लेडीज़ हैं उन्हें भी क्या है, समाज के साथ, समाज की धारा के साथ मिलाया जा सके। तो ये था बेटा महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसके अंदर बताया गया था। ये तो हमारा किससे रिलेटेड हो गया बेटा, जो फर्स्ट था जेंडर से रिलेटेड। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिलीजन। अब देखिए रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, उसका किस प्रकार से आपस में लिंक है। तो देखिए हमारा भारत क्या है बेटा, भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों को अपनाया गया, अलग अलग रिलीजन्स को अपनाया गया है। तो अगर रिलीजन के बारे में अगर हम हमारे भारत की डिस्कस करें तो क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, अलग अलग धर्म को अपनाने की छूट दी गई है। लेकिन जितने भी देश हैं उसके अंदर क्या है, एक धर्म को, एक मान्यता को माना जाता है। और लेकिन हमारे भारत के अंदर क्या है, किसी के ऊपर रिलीजन को लेकर किसी के ऊपर भी क्या है, उसे प्रेशराइज नहीं किया गया है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो इससे संबंधित जो कंसिडर द फॉलोइंग, इससे संबंधित देखिए किन किन बातों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो सबसे फर्स्ट है बेटा, गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी क्या कहते थे कि किसी भी धर्म को पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो धर्म है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड होता है, इसको इससे अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदू और इस्लाम हैं, हिंदू इस्लाम
बट मोर वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया, गांधी जी क्या कहते हैं, इसका धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्य है, मतलब जो सभी धर्मों से लिंक्ड है, सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है। कहने का अभिप्राय बेटा, चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे मुस्लिम धर्म का, चाहे इस्लाम, उसके अंदर नैतिकता, मोरल वैल्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको आगे सही तरीके से चला सकते हैं। अगर इंसान के अंदर मोरालिटी नहीं है तो वो अब किसी भी धर्म का हो, वो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है बेटा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल रियोर्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इस पॉइंट के अंदर देखिए क्या बताया गया है कि जितने भी जो ये आतंकवादी जो समूह होते हैं, मतलब जो देश के अंदर क्या है, जो अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनकी रक्षा के लिए क्या है, प्रोटेक्शन के लिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको आगे लाया गया है, ताकि जो जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी क्या है आगे बढ़ाकर उन्हें समाज के साथ मिलाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, वीमेंस मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सभी के अंदर क्या है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो जो ये भेदभाव है, इस भेदभाव को ख़त्म करके महिलाओं के लिए भी वही कानून बनाए जाएं जो कानून पुरुषों के लिए बनाए गए हैं, जेंट्स के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि महिला भी क्या है, इसी समाज का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो पॉलिटिक्स है और जो रिलीजन है, उनका दोनों का क्या आपस में बहुत गहरा लिंक होता है। पॉलिटिक्स को और रिलीजन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बिना क्या है, पॉलिटिक्स अपना सही प्रॉपर वे में अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये पॉलिटिक्स और रिलीजन के आपस में रिलेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में देखिए क्या बताया गया, इसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, द मेन प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एट द बेसिस ऑफ द नेशन। इसके अंदर क्या बताया गया कि जो ये प्रॉब्लम है वह तब से शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार मान लिया गया था। मतलब इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका नॉर्दर्न आयरलैंड का जो एग्जाम्पल 3rd चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो इस पॉइंट के अंदर क्या बताया, जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो क्या है, बहुत ही डेंजरस, मतलब डेंजर्स को झेलते हुए आगे बढ़ती है। बहुत सारे उसके सामने डेंजर्स आते हैं, बहुत सारी उसके सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो जब और भी ज़्यादा बिकम्स मोर एक्यूरेट, वो और भी ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है जब दूसरे जो धर्म को मानने वाले वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो अपने धर्म, मतलब हर इंसान क्या अपने अपने धर्म को ऊंचा मानने की कोशिश करता है। जैसे हिंदू हैं, वो क्या कहेंगे, हिंदू धर्म अच्छा है, हिंदू ऊंचा है, मुसलमान को मानेंगे, ईसाई को। तो इस प्रकार से क्या आपस में सबके बीच में क्या है, कंट्रोवर्सी होने लग जाएगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, लड़ाई हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, सांप्रदायिक, मतलब दंगे छिड़ जाते हैं। मतलब सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने रिलीजन को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, और सब अपने धर्म को बचाने के लिए सारे एकजुट हो जाते हैं। हिंदू सारे एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वो जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपस में क्या है, जो मतभेद होता है, उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या है, ये कहा गया है कि इसीलिए हमारे भारत के अंदर सबको यही छूट दी गई है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी के साथ धर्म से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। तो इससे रिलेटेड देखिए बेटा, जो सांप्रदायिक जो राजनीति है उसके अंदर अनेक रूप उसके धारण किए गए हैं। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो सबसे फर्स्ट में क्या बताया गया, मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरी बिलीव्स। सांप्रदायिक जो सबसे कॉमन जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो उनके डेली लाइफ के अंदर ही, एवरीडे बिलीव्स के अंदर दिखाई देता है। These routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one's religion or over other religion। तो इसमें क्या बताया गया, जो धार्मिक समुदाय हैं उसके अंदर जो नई नई धारणाएं बनी हुई हैं, या एक अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, उनको ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बल्कि ये क्या है, भगवान के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि हमारे खुद के द्वारा तैयार की गई हैं, हमारी खुद की धारणाएं हैं। ये कोई
ऊपर से भगवान ने, ईश्वर ने बनाकर नहीं भेजा है। भगवान की नज़र में क्या है, भगवान के लिए सभी धर्म समान है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, सभी इक्वल हैं। भगवान ने सभी को इंसान बनाकर भेजा, लेकिन हम इस धरती पर आने के बाद सारे धर्मों को, सब धर्मों को हम अलग अलग श्रेणी के अंदर बांट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया बेटा, A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community। इसके अंदर देखिए क्या बताया गया, जो सांप्रदायिक, जो मतलब कम्युनलियन जो आइडियल्स हैं वो क्या है, उसके अंदर हम अपनी, जो हमारा जो धर्म है, मतलब हम सभी क्या सोचते हैं कि हम किस प्रकार से हम नई नई योजनाएं तैयार करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। और जिस धर्म के अंदर क्या है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, वो क्या है, धर्म जीत जाता है। यानी कि जो जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी वो उससे रिलेटेड क्या, उनकी पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, माइनर कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी संख्या क्या कम हो जाती है। तो इससे क्या है, जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो मेजॉरिटी है, वो क्या है, उनका वो जीत जाते हैं और उनका धर्म को ऊंचा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये इस सेकंड पॉइंट के अंदर यही बताया गया कि इसके अंदर क्या है, जो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल रखती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखिए बेटा क्या बताया गया है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सांप्रदायिकता है, जो उसके आधार पर जो राजनीति है, ये इसका दूसरा सेकंड फॉर्म बताया गया है। इसके अंदर जो पवित्र धर्म हैं, धर्म गुरु हैं, वो सब क्या है, अपने तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई क्या है, मंदिर को अंदर जाकर पूजा करने को ज़्यादा अच्छा मानता है, कोई अपने घर के अंदर ही भगवान की पूजा करने को ज़्यादा अच्छा मानता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने मेथड से, अपने अपने तरीके से सब अपने धर्म को की पूजा करते हैं, अपने धर्म को मानने की कोशिश करते हैं और उन्हें किसी प्रकार से नीचा नहीं दिखाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट का देखिए बेटा क्या बताया है, sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence। कई बार क्या होता है बेटा, ये जो धर्म है वो क्या है, हिंसा का रूप ले लेता है कि आपस में क्या है, लोग लड़ने लग जाते हैं, सब अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं। और अगर एक दूसरे के धर्म की निंदा की जाती है, बुराई की जाती है, तो क्या है, वहाँ पर उसी समय क्या है, लड़ाई हो जाती है, वहाँ पर क्या है, मारकाट हो जाती है, दंगे फसाद हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने धर्म के अगेंस्ट गलत बातें सहन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक जो दंगे हैं, वो भी क्या है, धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें भी इस जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जो धर्म है उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट हेडिंग है धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, जो सांप्रदायिकता है, जो कम्युनलिज्म है, वॉज एंड कंटिन्यूस टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। हमारे देश के जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, उसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शुरू से ही। एंड द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं वो इस चुनौती के प्रति क्या है, शुरू से ही सचेत रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या किन किन प्रोविजंस को ऐड किया गया है। फर्स्ट इज देयर इन नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट में क्या बताया कि भारतीय राज्य के अंदर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे श्रीलंका के अंदर बुद्ध धर्म को अपनाया गया है, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम धर्म को अपनाया गया है, इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियन, लेकिन हमारे भारत के अंदर स्पेशल किसी धर्म को नहीं अपनाया गया, सभी धर्मों को इक्वल माना गया है। सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोसेस प्रैक्टिस एंड मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, सब अपने तरीके से अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, अपने भगवान को मान सकते हैं, अपने तरीके से अपने गॉड की, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। किसी के साथ भी क्या है, धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी कुछ धर्मों को इक्वल मान्यता दी जाएगी। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन्यू इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़।
एग्जाम्पल इट मीन्स अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की जो भावना है उसे क्या है ख़त्म कर दिया गया है, ताकि जो लोगों के मन के अंदर जो धर्म से रिलेटेड जो धारणाएं हो गई थी उन धारणाओं को ख़त्म किया जा सके। तो इस प्रकार से बेटा देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित न होकर हमारे पूरे देश के अंदर फैली हुई है, और हमारे संविधान ने यही संविधान में यही कहा गया है कि किसी के साथ धर्म से संबंधित कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो अनटचेबिलिटी है उसे ख़त्म कर दिया गया है, ताकि लोगों के अंदर हीन भावना न आ सके और लोग अपने तरीके से अपने धर्म को अपनाकर अपने धर्म की पूजा कर सकें। तो ये क्या है, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो बेटा ये आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा मैंने आपको इजी लैंग्वेज में कोशिश की आपको समझाने की, समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।